हम लोग मानव आनुवंशिकी पढ़ रहे हैं। मानव आनुवंशिकी में बहुत से अध्ययन किए गए हैं, जैसे मनुष्य में गंजापन, वर्णांधता यानी जो व्यक्ति लाल और हरे रंग में पहचान नहीं कर पाते, वर्णांधता, हीमोफीलिया, ये सब जो है कुछ आनुवंशिक जो रोग हैं, इनका भी अध्ययन मनुष्य में क्या है किया गया है। आज मानव आनुवंशिकी के अध्ययन से लाभ क्या है वो हम लोग जानते देखते हैं। पहले तो मानव आनुवंशिकी के अध्ययन से लाभ क्या है। पहला अध्ययन का लाभ क्या है कि आने वाली पीढ़ियों में आनुवंशिक रोग का जो है इलाज या कह सकते हो उपचार पहले ही किया जा सकता है। यानी पहले आनुवंशिकी के अध्ययन से जो आनुवंशिक रोग आने वाली पीढ़ियों में होने वाले हैं, उनका पहले से ही जो है कि क्या हो जाए, पता चल जाता है, जिससे पहले ही उनका जो है कि क्या हो सकता है, उपचार किया जा सकता है। तो ये हो गया, यानी आने वाली पीढ़ियों को आनुवंशिक रोगों से बचाया जा सकता है। ठीक, यानी पहला, यानी आने वाली पीढ़ियों में आनुवंशिक रोगों को होने से रोका जा सकता है। आनुवंशिकी के अध्ययन से पहला लाभ है। दूसरा, यूजेनिक्स या सुजननिकी। टर्म से स्पष्ट है। सु मतलब सुंदर या अच्छा, जननिकी मतलब जो संतति या जो पीढ़ियाँ हैं। यानी यूजेनिक्स में आनुवंशिक के जो है नियमों एवं सिद्धांतों का प्रयोग करके, यानी यूजेनिक्स या सुजननिकी में आनुवंशिक नियमों एवं सिद्धांतों का प्रयोग करके मानव नस्ल को सुधारने का प्रयास किया जाता है। और इसके जो यूजेनिक्स या सुजननिकी के जो जनक या फादर या पिता फ्रांसिस गाल्टन हैं। फ्रांसिस गाल्टन। तो अक्सर पूछा जाता है कि यूजेनिक्स के फादर या जनक कौन है। तो यूजेनिक्स यानी यूजेनिक्स या सुजननिकी में आनुवंशिक नियमों एवं सिद्धांतों का प्रयोग करके मानव नस्ल को सुधारने का प्रयास किया जाता है। जो यानी मानव नस्ल को कैसे अच्छा बनाया जाए, वो यूजेनिक्स के द्वारा किया जाता है। और यूजेनिक्स के जो जनक हैं, फादर है फ्रांसिस गाल्टन। दूसरा है यूथेनिक्स या स्वपरिवेशिकी। टर्म से स्पष्ट है। सौ यानी अच्छा, परिवेशिकी मतलब वातावरण आसपास का। तो स्वपरिवेशिकी में क्या किया जाता है, जो भी संतति है या आने वाली पीढ़ी है, उनको जो है अच्छे वातावरण में और अच्छे जो है कह सकते हो भोजन या खान पान दे करके उस नस्ल यानी उनको जो है कि मानव नस्ल को सुधारने का प्रयास किया जाता है। यानी गुड इन्वायरमेंट यानी अच्छा वातावरण और न्यूट्रिशन या पोषण, अच्छा वातावरण और अच्छा पोषण प्रदान करके मानव नस्ल को सुधारने का प्रयास किया जाता है स्वपरिवेशिकी में। यहाँ मैं तुम लोग को बता दूँ कि जो किसी भी जीव में जो लक्षणों का विकास है वो मुख्यतः तो आनुवंशिक पदार्थों पर निर्भर करता है, और साथ ही साथ जो है वातावरण और पोषण पर भी डिपेंड करता है।
यानी 50% कह सकते हो आनुवंशिक जो है कि पदार्थ पे यानी डीएनए पे या जीन पे, और 50% वातावरण और पोषण पे डिपेंड करता है या जो है कि प्रभावित होता है या पोषण पे निर्भर होता है। तो इसीलिए देखते हो कि होता है ना, जरूरी नहीं है कि जो अगर पिछले साल तुम लोगों ने पढ़ा होगा 10 में लैमार्क के अनुसार, तो लैमार्क के अनुसार क्या था कि वैज्ञानिक का बच्चा वैज्ञानिक या पहलवान का बच्चा पहलवान या स्टार का बच्चा या स्टार पैदा होगा, तो ये ऐसा होता नहीं है। इसलिए जो वातावरण दिशा दिया जाएगा, चाहे वो डॉक्टर का बच्चा हो चाहे जो है कि इंजीनियर का बच्चा हो, वो पैदाइशी डॉक्टर इंजीनियर नहीं बचता, उसको अगर अच्छे वातावरण में रखा जाएगा या अच्छे संपर्क में रखा जाएगा तभी वो आगे जो है कि वैसा बन सकता है। यदि उसे जो है चोर और गुंडों के साथ रखा जाएगा तो उन पर चोर गुंडों को पड़ेगा, वो चोर भी बन सकता है, क्यों चाहे कितना भी पढ़े लिखे माता पिता के बच्चे हों। तो प्रभाव करता है दोनों का, जीन यानी आनुवंशिक पदार्थ का और इन्वायरमेंट का। यानी अच्छे माता पिता के बच्चे भी अगर के रखे जाएं जो है कि गलत वातावरण में या चोर डाकुओं के साथ, तो वो भी चोर डाकू ही बनेगा। तो इस तरह से दोनों का जो है कि रोल होता है। नेक्स्ट है जेनेटिक इंजीनियरिंग या आनुवंशिक अभियांत्रिकी। तुम लोगों ने इंजीनियरिंग शब्द बहुत सुना होगा। इंजीनियरिंग का मतलब ही होता है जो तोड़ कर या कह सकते हो परिवर्तन करके जो है कि उसको अच्छा बना सके या इम्प्रूव कर सके। तो इसमें क्या किया जाता है, मान लो जो है कोई क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम पे मालूम हो गया कि ये घटिया लक्षणों वाला जो है कि जीन है, तो यह खराब जीन है, तो इसको जो है यहाँ से हटा करके इसके स्थान पर अच्छा जीन समावेश किया जा सकता है। यानी घटिया लक्षणों वाले जीन को हटा करके उसके स्थान पर अच्छे लक्षणों वाले जीन को समावेश करके जो है कि लक्षणों में बदलाव या परिवर्तन किया जा सकता है। तो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंतर्गत होता है या आनुवंशिक अभियांत्रिकी के द्वारा। तो इस तरह से ये मानव आनुवंशिकी के अध्ययन के मुख्य लाभ हैं। अब हम लोग बात करेंगे गुणसूत्र, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम होते क्या हैं, जैसे मान लो ये कोशिका है, क्या है, सेल यानी कोशिका, कोशिका के भीतर क्या है, केंद्रक यानी न्यूक्लियस, कोशिका हो गया, कोशिका के भीतर केंद्रक। तो कोशिका के भीतर जो क्रोमैटिन धागे होते हैं, इस तरह के जो है कि क्रोमैटिन धागे दिखाई देते हैं केंद्रक में। तो यही क्रोमैटिन धागे कोशिका विभाजन के समय संघनित होकर छड़ के आकार की संरचना ले लेते हैं, छड़ के आकार की संरचना ले लेते हैं, जिसे कहा जाता है क्रोमोसोम या गुणसूत्र। एक बार फिर समझते हैं। कोई कोशिका है, कोशिका में भीतर केंद्रक है, केंद्रक भीतर क्रोमैटिन धागे, पढ़ा तुम लोगों ने कोशिका वाले भाग चैप्टर में, क्रोमैटिन धागे होते हैं। ये क्रोमैटिन धागे संघनित होकर के कोशिका विभाजन के समय संघनित होकर के मोटे छड़ के समान छोटे संरचना बनाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, क्रोमोसोम या गुणसूत्र। इसी क्रोमोसोम में क्या होते हैं, डीएनए। क्या होगा, डीएनए। सभी लोग जानते हो कि डीएनए ही यह पदार्थ है जो माता पिता के लक्षणों को जो है कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाता है। तो इन्हीं डीएनए पर कुछ ऐसे खंड होते हैं जिनमें आनुवंशिक संकेत या सूचना जो है निहित होती है, या आनुवंशिक सूचना होती है, जिसे क्या कहेंगे, जीन। मैं पीछे बता चुका हूँ, जीन क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, यानी जीन वंशागति की प्राथमिक इकाई है। यानी जीन ही है जो माता पिता के लक्षणों को उनके संतानों में क्या करते हैं, ले जाते हैं। अब यहाँ पर फिर से देखो, यानी क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के भीतर डीएनए है, डीएनए में क्या होते हैं, जीन। अब ये क्रोमोसोम कहाँ है, केंद्रक में। अक्सर पूछा था कि क्रोमोसोम कहाँ पाए जाते हैं, तो कहाँ पाए जाएंगे, कोशिका के भीतर केंद्रक में। केंद्रक में जो है कि क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम में डीएनए, डीएनए में जीन। तो जीन जो है वंशागति की प्राथमिक इकाई होती है, जो माता पिता के लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाने का कार्य करते हैं। अब तुमको यहाँ मनुष्य में बता दें, मनुष्य में कुल
23 जोड़ी या 46 गुणसूत्र होते हैं। तो मनुष्य में यानी एक मनुष्य के द्विगुणित कोशिका में 23 जोड़ी या 46 गुणसूत्र होते हैं। 46 गुणसूत्र यानी जो मान लो ये कोई कोशिका है और ये केंद्रक है, तो इस केंद्रक में इस तरह से पहले से लेकर के ये मान लो पहले जोड़ी का क्रोमोसोम है और ये 23वीं जोड़ी का, यानी 1 से लेकर के 23 जोड़ी। प्रत्येक क्रोमोसोम अपने अपने क्या होते हैं, जोड़ियों में होते हैं। यानी ये भी पहले नंबर का, ये भी पहले नंबर का, ये मान लो दूसरे नंबर का है तो दूसरे, इसी तरह से तीसरे, चौथे, पाँचवें और 23वें नंबर तक, यानी प्रत्येक क्रोमोसोम या गुणसूत्र जोड़ियों में होते हैं। तो ये जो जोड़ियों में होते हैं इनको कहते हैं होमोलॉगस गुणसूत्र, या कह सकते हो सजाति या समजात गुणसूत्र। सजाति या समजात गुणसूत्र यानी प्रत्येक क्रोमोसोम के जो अपने अपने जोड़ीदार होते हैं उस जोड़ीदार को कहा जाएगा होमोलॉगस क्रोमोसोम या समजात गुणसूत्र। एक दूसरे यानी जो पहले जोड़ी का है तो दोनों को कहेंगे समजात गुणसूत्र, दूसरे का है तो समजात। लेकिन जब दो अलग अलग हो गए, पहले का हो गया, दूसरे या चौथे पाँचवें का हो गया, तो उसे कहेंगे असमजात गुणसूत्र। तो इस तरह से मनुष्य के एक द्विगुणित कोशिका में, किसमें, द्विगुणित द्विगुणित या डिप्लॉयड, यानी किसी जो सामान्य कोशिका में टेस्टिस या ओवरी को छोड़ करके जितने भी क्रोमोसोम की कुल संख्या होती है उसे कहेंगे द्विगुणित या डिप्लॉयड। याद रहे ये जो मैंने बताया तुमको 23 जोड़ी, तो आधे जो होंगे वो माता से आता है किसी भी व्यक्ति में और आधे जो आते हैं पिता से। तो ये कुल हो गए तुमको गुणसूत्र, और गुणसूत्र में डीएनए में जीन। तो ये जीन ही है मैं बता चुका हूँ आनुवंशिकी वंशागति की प्राथमिक इकाई। तो जीन ही वंशागति की प्राथमिक इकाई होते हैं। बार बार बता रहा हूँ मैं कि जीन ही आनुवंशिक लक्षणों को यानी माता पिता के लक्षणों को अगले जनों को संतानों में या अगले पीढ़ियों में ले जाते हैं। और पीछे मैं बता चुका हूँ जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले जोहानसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो ये सब चीज़ें बार बार पूछी जाती है। अब उसके आगे आते हैं क्रोमोसोम कैरियोटाइप या गुणसूत्र प्रारूप। यानी गुणसूत्र प्रारूप का मतलब है जो गुणसूत्रों का किसी भी जीव के एक कोशिका में जितने क्रोमोसोम या गुणसूत्र होंगे उसके पूरे समूह या समुच्चय के संपूर्ण आकारिकी को क्या कहा जाता है, गुणसूत्र प्रारूप। यानी उनको जो है गुणसूत्र प्रारूप में देखो इस तरह से जगह अगर के गुणसूत्र को व्यवस्थित किया जाए तो उसको क्या कहेंगे, गुणसूत्र प्रारूप या क्रोमोसोम कैरियोटाइप। तो ये क्या है, गुणसूत्र प्रारूप। इसी गुणसूत्र प्रारूप को यदि किसी पैमाने पर खींचा जाए, यानी देखो यहाँ पर बढ़ते यानी घटते क्रम में खींचा गया, पहले बड़े क्रोमोसोम हैं, फिर जो उससे छोटे, फिर उससे छोटे और लास्ट में सबसे छोटे। तो यानी गुणसूत्रों को यदि ये जो कैरियोटाइप है इसी कैरियोटाइप को किसी पैमाने पर खींचा जाए, देखा ना, गुणसूत्र प्रारूप को किसी पैमाने पर कैरियोटाइप के किसी पैमाने पर खींचा गया आरेखीय निरूपण विचित्रारेख या इडियोग्राम, विचित्रारेख या इडियोग्राम कहलाता है। तो ये तुम लोग का क्या है,
ये कैरियोटाइप है, यानी गुणसूत्रों का जो समुच्चय को संपूर्ण आकारिकी के आधार पर केवल क्या किया जाए, व्यवस्थित कर दिया जाए, यानी लंबाई के आधार पर हो सकता है वह व्यवस्था, या जो इसमें जो सेंट्रोमियर है या केंद्रक मेल है इसके आधार पर व्यवस्थित किया जाए, या भुजाओं के लंबाई के आधार पर व्यवस्थित किया जाए, तो वो कहलाएगा कैरियोटाइप। और उसी कैरियोटाइप का किसी पैमाने पर, यानी लंबाई के आधार पर बड़े से छोटे की तरफ तक के आधार पर उसको क्या किया जाए, निरूपित किया जाए, आरेखीय निरूपण किया जाए, तो उसे क्या कहेंगे, इडियोग्राम या विचित्रारेख। तो ये जो हो गए कुछ जो है और बेसिक या महत्वपूर्ण जानकारी जो है मानव आनुवंशिकी में। अब इसके बाद हम लोग विशिष्ट गुणसूत्र के बारे में पढ़ेंगे।